हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि किसी एक समान आवेशित अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र कितना बनता है। तो बच्चों, जिस तरह से आवेशित गोली कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र बनता हुआ देखे थे, ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी हम लोगों को वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। अर्थात यहाँ पर भी हम लोगों को निम्न 3 बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। एक तो गोले के बाहर किसी बिंदु पर, जो कि हमने चित्र में P बिंदु पर माना है, साथ ही साथ गोले के पृष्ठ पर, चलिए उसको मान लेते हैं कि Q बिंदु पर, और साथ ही साथ गोले के भीतर किसी बिंदु पर, जिसको हम लोग S बिंदु पर निकालेंगे। तो यहाँ पर बच्चों हम लोगों को गॉस का प्रमेय प्रयोग करके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करनी है। तो चलिए अपने डेरिवेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि चित्र में आप लोगों को दिख रहा है कि हमने एक अचालक गोला रेखा है जिसका केंद्र O है तथा उसकी त्रिज्या स्मॉल r है, जो कि चित्र में दिख रही है। फिर हमने गोले के केंद्र से गोले के बाहर किसी बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। साथ ही साथ गोले के पृष्ठ पर, चलिए मान लेते हैं कि गोले के पृष्ठ पर यहाँ कहीं Q बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, और गोले के भीतर हमारे पास जो बिंदु S है उस पर भी हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो कुल 3 बिंदुओं पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो गोला है ये अचालक गोला है। इस गोले को किसी तरह से Q आवेश दिया गया है। इस गोले को कुल Q आवेश दिया गया है, जो उस गोले के संपूर्ण आयतन में वितरित हो गया, एक समान रूप से वितरित हो गया है। और देखिए बच्चों, पिछली वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था कि अगर ये कोई गोली कोश होता तो ये जितने भी आवेश हैं ये पूरे के पूरे आवेश उसके पृष्ठ पर चले जाते। क्यों चले जाते? क्योंकि आवेश का गुण होता है, अगर वो समान आवेश हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। और चूंकि चालक एक ऐसा मीडियम होता है जो आवेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकता है, परंतु आज के इस डेरिवेशन में हमारा ये जो गोला है ये एक अचालक गोला है। ये आवेशों को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने नहीं देता है। तो ठीक है, इस तरह से हम लोग चलिए अपने पहले बिंदु पर अर्थात बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। तो लिखेंगे हम लोग सबसे पहले बिंदु P पर अर्थात Y बिंदु पर। तो देखिए बच्चों, इसमें हम सबसे पहले कुछ चीज़ें हैं जो पहले हम लोग मान लेते हैं। तो लिखेंगे इसमें हम लोग कि माना कोई एक समान आवेशित अचालक गोला जिसके संपूर्ण आयतन में स्मॉल q आवेश एक समान रूप से वितरित है, जिसका आयतन आवेश घनत्व रो है। मैंने बताया था बच्चों आप लोगों को आयतन आवेश घनत्व को रो से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, आगे लिखेंगे गोले के केंद्र O से कैपिटल R दूरी पर कोई बिंदु P है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। पैराग्राफ चेंज करके आप लोग लिख सकते हैं गोले के बाहर केंद्र O से संकेंद्रित एक काल्पनिक गॉसियन गोलीय पृष्ठ खींचते हैं जो बिंदु P से होकर के जाता है। तो देखिए बच्चों, हमने केंद्र O को केंद्र मान करके उसके चारों ओर एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ खींचा है जो कि गोलीय गॉसियन पृष्ठ है, और वो बिंदु P से होकर के जा रहा है। तो जैसा कि हम यहाँ पर P पे देखेंगे, यहाँ लिखेंगे बिंदु P पर कोई सूक्ष्म खंड क्षेत्रफल dA लेने पर, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे सूक्ष्म खंड क्षेत्रफल से होकर जाने वाला फ्लक्स। देखिए, इस छोटे से सूक्ष्म खंड से होकर के जाने वाला जो फ्लक्स होगा
वो कितना होगा, वो बहुत ही सूक्ष्म होगा। तो चलिए उसको हम डी फाई मान लेते हैं और ये बराबर होगा ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर के। ठीक है बच्चों, इसको हम और आगे सॉल्व करें तो हम देखेंगे कि ये ई वेक्टर वेक्टर अब नहीं रहेगा, ई डॉट डी ए डॉट कोसाइन ऑफ थीटा होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो थीटा होता है ये ई वेक्टर और डी ए वेक्टर अर्थात ई की और डी ए के बीच की दिशा होती है अर्थात कोण होता है। तो इस कोण को हम लोग बहुत बार देख चुके हैं कि ये अगर गोलीय पृष्ठ हो, जो हमारा गॉसियन पृष्ठ है, ये कोई गोलीय पृष्ठ हो, उस गोलीय पृष्ठ पे अगर हम एक सूक्ष्म खंड क्षेत्रफल की कल्पना कर रहे हैं कि यहाँ कोई सूक्ष्म क्षेत्रफल होगा, तो उसका जो दिशा होगा वो अभिलंबवत उस तल के अभिलंबवत होगा। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है इनसे होकर के गुजरने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा वो भी इस पृष्ठ के अभिलंबवत होगा। तो ये हम कह सकते हैं कि ई वेक्टर का डायरेक्शन और डी ए वेक्टर का डायरेक्शन दोनों ही सेम होगा अर्थात यहाँ कॉस थीटा जो है वो कॉस 0 अंश का होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे डी फाई ई बराबर ई इंटू डी ए। तो ठीक है बच्चों, क्यों कॉस 0 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है, उसको हम लोग नहीं लिखेंगे। तो ये तो हमारे लिए हो गया एक छोटे से खंड क्षेत्रफल के कारण बनने वाला फ्लक्स या गुजरने वाला फ्लक्स। अब अगर हमको संपूर्ण पृष्ठ के कारण संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स चाहिए तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसी फ्लक्स को हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमको मिलेगा टोटल फ्लक्स। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो कुल की बात कर रहे हैं हम लोग, तो कुल का मतलब टोटल फ्लक्स फाई ई टोटल जो होगा वो इसके क्लोज्ड इंटीग्रेशन के बराबर होगा जो कि ई इंटू डी ए है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लोगों को ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको ऐसा मानना पड़ेगा कि सभी छोटे छोटे इस डीए के लिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो कांस्टेंट होंगी। जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि हमारे पास कोई छोटा सा खंड क्षेत्रफल है, उससे निकलने वाला जो फील्ड लाइंस होगा वो सभी बिंदुओं पर समान होगा, इस छोटे से खंड में सभी जगहों पर समान होगा अर्थात एक समान वैद्युत क्षेत्र के लिए हम इसको कांस्टेंट मान करके इंटीग्रेशन के बाहर लेके चले आएंगे और इनटू में लिखेंगे डीए। तो जैसा कि बच्चों आपको पता है कि इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रेशन हो चाहे इंटीग्रेशन हो डीए का, उसकी वैल्यू कितनी आएगी, ए आएगी। तो इसको हम लोग यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं बराबर ई इंटू ए, जहाँ ए क्या है, इस गॉसियन पृष्ठ का संपूर्ण पृष्ठ है, इस पूरे गॉसियन पृष्ठ का संपूर्ण पृष्ठ है। तो इसकी जगह पे हम लोग लिखेंगे 4 पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। तो देखिए रेडियस हमारा क्या है, कैपिटल आर है, तो यहाँ पर हम लोग कैपिटल आर का स्क्वायर लिख देंगे और इसको हम लोग जो है इक्वेशन फर्स्ट मान करके छोड़ देंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही बात है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे गॉस के प्रमेय से, तो गॉस का प्रमेय क्या कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से बद्ध आवेश, जो आवेश होते हैं उनका एप्सिलॉन नॉट गुना जो होता है वही उससे होकर गुजरने वाला फ्लक्स होता है। तो यहाँ पर हम लोग फ्लक्स बराबर लिखेंगे टोटल फ्लक्स बराबर Q इंटू क्यू, क्योंकि हमने इस पर Q चार्ज जो है दिया है, इंटू 1/एप्सिलॉन नॉट अर्थात इस गोले और हमारे द्वारा माने हुए इस गॉसियन पृष्ठ के बीच जो माध्यम है ये या तो वायु होगा या तो निर्वात होगा, इसलिए हमने यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट लिया है। तो इसको इक्वेशन सेकंड कर लीजिए, अब देखिए बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में हम दोनों को टोटल फ्लक्स ही मिल रहा है, तो इस टोटल फ्लक्स के लिए हम दोनों वैल्यू को क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे। तो चलिए यहीं पर देख लेते हैं हम लोग। समीकरण 1 तथा 2 से हम क्या कहेंगे कि E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, सॉरी कैपिटल आर स्क्वायर रहेगा, बराबर रहेगा ये Q इंटू 1/एप्सिलॉन नॉट के। तो यहाँ से अगर हम E की वैल्यू निकालेंगे तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ आ जाएगा और इंटू में Q/r स्क्वायर रहेगा।
तो देखिए बच्चों, ये भी फार्मूला हमें ऐसे ही लग रहा है जैसे एक गोली कोश के लिए हम लोगों ने पाया था। अब देखिए यहाँ पर अगर हम ये देखें कि जो आवेश घनत्व है, सॉरी आयतन आवेश घनत्व है, जो कि हम माने थे कि रो है, तो इसका अगर आवेश घनत्व हम देखें रो बराबर हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल वी, अर्थात एकांक आयतन में संचित या उपस्थित आवेशों की मात्रा को ही उस पृष्ठ का हम लोग आयतन आवेश घनत्व कहेंगे। तो इससे हम ऐसे बोल सकते हैं कि Q बराबर रो इंटू वी, जहाँ वी कैपिटल है और रो हमारा स्मॉल है। ठीक है, तो इससे हम ये कहेंगे कि E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू के स्थान पर हम रखेंगे रो इंटू वी और अपॉन में हम लिखेंगे कैपिटल आर स्क्वायर। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग कुछ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये रो है और वी क्या है, आयतन है, और आयतन ये किसके आयतन की बात कर रहे हैं, हम अपने गोले के आयतन की बात कर रहे हैं। तो हमारा गोला जो है एक आयतन में अगर हम इसकी बात करें तो हमको त्रिज्या कौन सी लेनी होगी, स्मॉल आर लेनी होगी। ठीक है, तो आयतन का सूत्र क्या होता है, गोले के आयतन का सूत्र जो होता है वो होता है 4/3 पाई इंटू आर क्यूब। आर क्यूब कौन सा, हमारे लिए जो त्रिज्या है वो ये स्मॉल आर है, तो आर क्यूब ले लेंगे हम लोग यहाँ पर, आर क्यूब हो जाएगा, और अपॉन में हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पर कैपिटल आर स्क्वायर। तो देखिए बच्चों, ये जो 4 है ये तो ऊपर में है, ये 3 जो है ये नीचे है, तो यहाँ से 4 और पाई यहाँ से हम लोग कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पर हमको मिलेगा ई बराबर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे रो अपॉन में हम लोग लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट इनटू में देखिए क्या क्या बच रहा है अब हमारे पास देखिए नीचे में ये वाला 3 जा रहा है, साथ ही साथ ऊपर में आर क्यूब है, नीचे में आर स्क्वायर है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे आर क्यूब अपॉन 3r स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग जो है इसके वैद्युत क्षेत्र की गणना कर सकते हैं किसी आवेशित अचालक गोले के बाहर किसी बिंदु P पर। तो चलिए यहाँ पर हम EP डाल दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो आइए बच्चों, अब हम लोग इस गोले के कारण गोले के पृष्ठ पर जो कि बिंदु Q है उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। तो लिख लेंगे गोले के पृष्ठ पर अर्थात बिंदु Q पर। तो जिस तरह से अभी हम लोगों ने बिंदु P पर गॉसियन पृष्ठ मान करके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाला है, ठीक उसी तरह से अब हम लोग बिंदु Q के ठीक बाहर अर्थात उस गोले के ठीक सटे हुए हिस्से से हम लोग एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे जो कि गोली गॉसियन पृष्ठ होगा, और उसके बाद हम लोग गॉस के प्रमेय को अप्लाई करके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो गोला है इस गोले के पृष्ठ पर ही ये Q बिंदु है, तो Q से हो करके यानी Q से ही हो करके कोई एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ हम लोग मानेंगे जो कि कुछ इस तरह का होगा, बिल्कुल सटा हुआ उसके पृष्ठ से सटा हुआ। किस तरह से सटा हुआ, ये मान लीजिए कि ये हमारा गोले का पृष्ठ है और इस पृष्ठ से बिल्कुल सटा हुआ हमारा एक गॉसियन पृष्ठ होगा जिसकी बीच की दूरी नगण्य के बराबर होगी। अर्थात ये जो गॉसियन पृष्ठ है ये हमारे गोले के ठीक बाहर एकदम सटा हुआ स्पर्श करता हुआ एक गॉसियन पृष्ठ हम लोग मानेंगे, कल्पना करेंगे। और इस Q बिंदु पर हम यहाँ मान लेते हैं कि कोई एक सूक्ष्म खंड अवयव हो, एक सूक्ष्म खंड क्षेत्रफल हो जिसकी दिशा पृष्ठ से बाहर की ओर होगी, साथ ही साथ उस पृष्ठ में से हो करके गुजरने वाले जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी वो सब भी बाहर की ओर कुछ ऐसे बिल्कुल अभिलंबवत होंगी। जिस तरह से DA पृष्ठ के साथ अभिलंबवत होता है, अर्थात जिस तरह से क्षेत्रफल की दिशा पृष्ठ के बिल्कुल अभिलंबवत होती है, वैसे ही हमारे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी पृष्ठ के अभिलंबवत उसी दिशा में होगी। तो जैसा कि अभी P बिंदु पर हम लोगों ने देखा था कि इस छोटे से DA के कारण होकर गुजरने वाला फ्लक्स कितना है, ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी हम लोग लिखेंगे सूक्ष्म खंड क्षेत्रफल DA से होकर जाने वाला अर्थात गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स
बहुत ही छोटा फ्लक्स डी फाई ई बराबर होगा ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर के। ये सब आप लोग कई बार कर चुके हैं, तो आप लोगों को पता चल गया है कि इसकी जगह पे क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो थीटा है ये ई और डी ए के बीच का कोण अगर है तो आप कोण यहाँ पर देख के बता सकते हैं कि यहाँ कोण कितना होगा। ऑब्वियसली यहाँ पे 0 होगा, जैसे कि पी बिंदु पर हम लोग जब माने थे तो वहाँ पर था। एक सूक्ष्म क्षेत्रफल खंड के लिए हम लोगों का जो एरिया वेक्टर होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर होता है, उन दोनों का डायरेक्शन सेम होता है, अर्थात दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होता है। तो 0 डिग्री के लिए cos 0 की वैल्यू 0 हो जाती है। इसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, उसके बाद अब देखिए ये तो हुई एक छोटे से खंड की बात। अब इसी तरह के छोटे छोटे बहुत से खंड होंगे, इस पूरे पृष्ठ पे खंड होंगे, तो उन खंडों से होकर के गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो ऐसे ही डी फाई होगा। तो सभी डी फाई को हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ से होकर जाने वाला फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स लिख दीजिए, वैद्युत फ्लक्स। तो संपूर्ण पृष्ठ से अगर होकर के जा रहा है, अर्थात इस मेन वाले पृष्ठ से होकर के जा रहा है, तो उसका जो टोटल फ्लक्स होगा वो फाई ई होगा। और वो फाई ई कितना होगा, इस तरह के जितने भी डी फाई होंगे छोटे छोटे, इन्हीं को इंटीग्रेट करने पर मिलेगा। तो यानी क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई, यानी कि ये क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी ए। ठीक है, तो इतना बराबर इतना का मतलब ये हुआ कि यह टोटल फ्लक्स। अब टोटल फ्लक्स अगर इसके बराबर है, तो यहाँ पर ई जो है वो कांस्टेंट है। हमने अभी अब आपको बताया कि छोटे खंड के लिए ये ई जो होता है वो एक समान होता है, तो ये कांस्टेंट होकर के बाहर चला आएगा, अंदर में रहेगा आपका डी ए। तो आप जानते हैं डी ए के लिए इंटीग्रेशन ऑफ डी ए क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए होता है ए। तो यहाँ ए जो है वो क्या है, एरिया है। ये कैसा एरिया है, हमारे इस पृष्ठ का एरिया है। तो इस पृष्ठ का एरिया फिर से वही गोले का संपूर्ण पृष्ठ, हमारे गोले का संपूर्ण पृष्ठ जो है वो क्या है, वो होगा 4 पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। तो देखिए इस केस में अब रेडियस हमारी क्या है, इस केस में रेडियस देखिए ये आर है। देखिए ये क्यू बिंदु से ओ बिंदु के बीच की दूरी कितनी है, जितनी की इसकी रेडियस है, जो कि आर है। तो हम लोग इसको ले लेंगे स्मॉल आर का स्क्वायर। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान करके हम लोग छोड़ देंगे। अब हम लोग लिखेंगे गॉस के प्रमेय से। गॉस के प्रमेय से, ठीक है। गॉस का प्रमेय क्या कहता है, गॉस का प्रमेय ये कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से बद्ध कुल आवेश का जो एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है वो होता है उन पृष्ठों से होकर, यानी उस बद्ध पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल फ्लक्स। तो कुल फ्लक्स के लिए हम यहाँ लिखेंगे Q डिवाइड इंटू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट। इसको हम लोग इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में हम देखेंगे कि दोनों ही सेम चीज की वैल्यू है, इसलिए हम लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से हम देखेंगे कि E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर Q इंटू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, यानी कि ये वाला मान इसके मान के बराबर है। ठीक है, तो अब देखिए E बराबर आपका क्या आएगा, यहाँ पर आप देखिए 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, 4 पाई को यहाँ लेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q डिवाइडेड बाई स्मॉल आर स्क्वायर। स्मॉल आर क्या है, उस मुख्य पृष्ठ की अर्थात दिए हुए गोले की त्रिज्या है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फिर से हम बात करते हैं कि अगर रो बराबर स्मॉल q डिवाइडेड बाई v है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि q बराबर रो इंटू वी होगा। तो q के स्थान पर अगर हम इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें रो इंटू वी, तो देखिए क्या होगा, E बराबर होगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q की जगह पे हम लोग को क्या लिखना है, रो लिखना है, रो इंटू v लिखना है। तो v क्या है, आयतन है। एकांक आयतन की बात किए थे, तो ये आयतन है। आयतन के लिए हम लोग सूत्र लगा देंगे। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर क्यूब का मतलब क्या है, फिर से देखिए हमारे लिए ये जो गोला है, इस गोले की जो त्रिज्या है वो है स्मॉल आर। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे स्मॉल आर का क्यूब।
और अपॉन में हम लोग क्या लिखेंगे, जो पहले से ही ऑलरेडी हम लोगों को आर स्क्वायर मिला था वो। तो देखिए यहाँ नीचे का जो आर है और ऊपर का जो आर है वो सेम रेडियस है, तो इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, ऐसे हम इसको काट सकते हैं, यानी कि नीचे के दो आर स्क्वायर ऊपर के आर स्क्वायर से कटेंगे तो ऊपर में एक आर बचेगा। और साथ ही साथ देखिए 4 पाई से 4 पाई आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखिए कुल मिलाकर के बच क्या रहा है, ई बराबर आपका स्मॉल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू ऊपर में बच रहा है, देखिए ऊपर में एक आर बच रहा है और अपॉन में क्या बच रहा है, 3 बच रहा है। ये 3 देखिए नीचे आ गया। तो इससे हम लोग जो है गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। नोट कर लीजिए इसे। तो बच्चों अब हम लोग गोले के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो जैसा कि अभी तक हम लोगों ने बिंदु P पर तथा बिंदु Q पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए कुछ बेसिक डेरिवेशन हम लोगों ने देखा था, जैसे कि गॉसियन पृष्ठ लेना, पृष्ठ का क्षेत्रफल कोई dA लेना, वहाँ से होकर के गुजरने वाला फ्लक्स देखना तथा उस पूरे गॉसियन पृष्ठ से होकर के गुजरने वाले फ्लक्स को हमने देखा था। तो यहाँ पर हम उस पूरे टर्म को इतने लंबे प्रोसेस में ना करके बहुत ही छोटे टर्म में आप लोगों को बता दे रहे हैं। उसके लिए आप लोग एक यहाँ बात जान लीजिए कि जो हमारा बिंदु S है वहाँ से हो करके जाने वाला जो गॉसियन पृष्ठ होगा, चलिए मान लेते हैं कि ये जो गॉसियन पृष्ठ है, ये गॉसियन पृष्ठ हमारा जो है उस पर बिंदु S पर कोई सूक्ष्म खंड अवयव अगर हम डीए ले रहे हैं तो उस डीए का डायरेक्शन बाहर की ओर यहाँ, और उससे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डायरेक्शन भी बाहर की ओर ही रहेगा। यानी जैसे बिंदु P पर था, Q पर था, उसी तरह से बिंदु S पर भी रहेगा। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी एक बात आपको जाननी है कि O से लेकर के S के बीच की जो दूरी है, अर्थात ये जो गॉसियन पृष्ठ हमने माना है, इस गॉसियन गोलीय पृष्ठ का जो त्रिज्या है वो r डैश है। ध्यान दीजिए, स्मॉल r तो हमारे गोले का त्रिज्या, और बिंदु P से लेकर के O के बीच की जो दूरी हमने ली थी, अर्थात इस वाले गॉसियन पृष्ठ की जो त्रिज्या थी वो कैपिटल R थी। लेकिन यहाँ पर जो त्रिज्या हम लोग ले रहे हैं अपने इस गॉसियन पृष्ठ की वो है r डैश। तो जो बेसिक अभी तक जो बातें हम लोगों को समझ में आई है कि इस पूरे गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स था वो बराबर था E इंटू 4 पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। तो चलिए रेडियस हम लोगों के इस वाले केस में कैपिटल R स्क्वायर लिखा था, Q बिंदु पर हम लोग जब निकाले थे तो वहां पर स्मॉल r स्क्वायर लिखे थे। अब S बिंदु पर निकाल रहे हैं तो वो r डैश का स्क्वायर रहेगा। तो देखिए बच्चों, ये डेरिवेशन जो है इसको हमने थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया है। आप लोगों को अगर ये एग्जाम में दे रहा है तो ये आप लोग फुल में करेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं। ये हम बार बार वही चीज़ बता रहे हैं, इसलिए हम थोड़ा सा यहाँ पर स्किप कर दिए इसको। तो देखिए बच्चों, ये हमारा हो जाएगा पहला इक्वेशन, ये पहला इक्वेशन हो जाएगा। फिर गॉस के नियम से हम यहाँ लिखेंगे, गॉस के प्रमेय से हम कह सकते हैं कि जो टोटल फ्लक्स होगा वो इस गॉसियन पृष्ठ से बद्ध जितने भी आवेश होंगे। तो देखिए पूरा आवेश तो हमारे पास Q था, टोटल हमारे पास जो चार्ज था वो पूरे में था, लेकिन सिर्फ इतने गॉसियन पृष्ठ में कितना होगा, क्या उतना ही होगा जितना कि पूरे में था? नहीं, पूरे में जितना था वो Q आवेश था। इतने में हम ये नहीं कह सकते कि वो Q आवेश है, तो इतने में हम ये मान लेंगे कि इतने गॉसियन पृष्ठ के भीतर कुल Q डैश आवेश होंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पाई E बराबर Q डैश इंटू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि समीकरण 1 तथा 2 से E इंटू 4 पाई R डैश का स्क्वायर बराबर हो जाएगा Q डैश इंटू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से हम लिख सकते हैं E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q डैश अपॉन R डैश का स्क्वायर। देखिए बच्चों, यहाँ पर जो Q डैश है इसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, ये हमें नहीं पता है, अर्थात ये हमें दिया ही नहीं है। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर एक बेसिक फैक्ट जान लें। ये संपूर्ण गोले का जो घनत्व है उतना ही घनत्व यानी कि आवेश घनत्व इस छोटे गॉसियन पृष्ठ का भी होगा, ये एक फैक्ट बात है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि सिंस स्मॉल सिग्मा बराबर, जैसे हम लिखे थे Q अपॉन V, अर्थात
संपूर्ण आयतन में संचित आवेश की मात्रा, उसी तरह से हम लिख सकते हैं कि Q डैश अपॉन V डैश। Q डैश अपॉन V डैश का मतलब देखिए क्या हुआ, Q डैश तो हो गया इतने गोले के भीतर जितने आवेश है, और V डैश क्या है, इतने गोले का जो आयतन है। तो आयतन, एकांक आयतन में आवेशों की मात्रा को ही हम लोग आवेश घनत्व कहते हैं ना। तो देखिए यहाँ पर भी तो वही है, एकांक आयतन। इस गॉसियन पृष्ठ के लिए एकांक आयतन में संचित आवेशों की मात्रा को हम लोग पृष्ठ का आयतन आवेश घनत्व कहेंगे। तो इससे हम लोग कुछ इस तरह से बोल सकते हैं कि Q अपॉन V। V का मतलब क्या है, ये कौन सा V है, ये पूरे गोले का V है, और ये Q क्या है, इस पूरे गोले में एक समान रूप से वितरित आवेश की मात्रा है। तो Q अपॉन V जो कि हम लिखेंगे 4/3 पाई R स्क्वायर। देखिए ये वाला R कौन सा है, ये O से लेकर के यहाँ तक की, यानी इसकी त्रिज्या R है, और बराबर में हम लोग लिखेंगे Q डैश अपॉन V डैश। तो V डैश के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, इसका आयतन लिखेंगे। इसका आयतन कितना होता है, 4/3 पाई रेडियस का क्यूब, सॉरी रेडियस का क्यूब होना चाहिए, रेडियस का क्यूब हम लिखेंगे। तो रेडियस के क्यूब के लिए हम R डैश का क्यूब करेंगे, क्योंकि हमारे इस गॉसियन पृष्ठ की जो त्रिज्या है वो R डैश है। तो ठीक है, यहाँ से हम लोग देखिए 4/3 पाई ये कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या मिलेगा हम लोगों को, Q बराबर, Q डैश बराबर, ये हमारा चला जाएगा ऊपर R डैश अपॉन R का होल क्यूब। देखिए ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे है ही, और इनटू में हम लिखेंगे यहाँ पर Q। ये बातें आपको समझ में आ रही हैं, यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई। अब देखिए Q की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q डैश इज इक्वल लिख सकते हैं R डैश अपॉन R का होल क्यूब इनटू में हम लोग लिखेंगे यहाँ पर Q। Q की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, रो इंटू V लिख सकते हैं। Q की जगह पे हम लोग देखिए रो इंटू V लिख सकते हैं ना, क्योंकि हम जानते हैं Q बराबर रो इंटू V होता है। तो रो इंटू V लिख देंगे। Q डैश बराबर R डैश अपॉन R का होल क्यूब इंटू रो इंटू V। ये V क्या है, इस गोले का आयतन है। तो इस गोले का आयतन के लिए हम लोग लिख देंगे 4/3 पाई R क्यूब, स्मॉल r त्रिज्या का ये गोला है, R का क्यूब। तो देखिए यहाँ से आप लोग अगर इसको तोड़ेंगे, इसको अगर तोड़ेंगे R डैश क्यूब का होल क्यूब अपॉन R क्यूब, तो इससे ये क्या हो जाएगा, R क्यूब से R क्यूब आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यानी जो वैल्यू आएगी वो आएगी Q डैश बराबर R डैश का क्यूब, और नीचे वाला R क्यूब आपका इस वाले R क्यूब से कैंसिल हो चुका है। इंटू में लिखेंगे रो, इंटू में लिखेंगे 4/3 इंटू पाई। समझ में आ रही बात। तो इसको आप लोग जो है यहाँ पर इक्वेशन मान लीजिए कि ये 3 है, यहाँ लिखेंगे Q डैश के इस मान को समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, जब 3 में रखेंगे तो क्या मिलेगा हमको जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q डैश। अब Q डैश की जगह पर लिखेंगे हम लोग R डैश का क्यूब इंटू रो इंटू 4/3 इंटू पाई, ये रख देंगे R डैश की जगह पे, और अपॉन में हम लोग क्या लिखेंगे R डैश का स्क्वायर। देखिए यहाँ पर डैश है, ये इसको 12 या इसको 13 में समझिएगा। R डैश है और ये स्क्वायर है, R डैश है, ये क्यूब है। ठीक है, जहाँ जहाँ भी मैंने लिखा है इसको आप लोग वन मत समझ लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे वही R डैश, यहाँ पर भी वही R डैश, तो ये R डैश का स्क्वायर R स्क्वायर से R डैश स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि एक ऊपर में R डैश आपको मिलेगा। साथ ही साथ देखिए ऊपर में 4 और पाई है, यहाँ पर 4 और पाई है, इससे आपको ये कैंसिल मिलेंगे। तो E बराबर जो वैल्यू आएगी वो ऊपर मिलेगी आपको रो, और नीचे मिलेगी आपको एप्सिलॉन नॉट, और इनटू में देखिए क्या मिल रहा है, ऊपर में आपको R डैश मिल रहा है, R डैश जो कि हमारा गॉसियन पृष्ठ का त्रिज्या है तो R डैश है, और अपॉन में देखिए ये 3 जो है ये अपॉन में चला जाएगा, तो 3 अपॉन में चला आएगा। बाकी सारी चीजें आपकी कट चुकी हैं। तो इस तरह से हम लोग गोले के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त कर सकते हैं। आप लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को इससे भी प्राप्त कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर बात यह है कि यहाँ पर Q डैश की वैल्यू हमको नहीं मालूम था। अगर मालूम होता तो हम यहाँ से ही इसका मान निकाल लेते। तो बच्चों ये डेरिवेशन इस चैप्टर का लास्ट डेरिवेशन था। इस डेरिवेशन के साथ ये चैप्टर आपका समाप्त हो रहा है। अगर आप लोग इस चैप्टर के न्यूमेरिकल करते समय कोई प्रॉब्लम समझ में आए तो कमेंट करिएगा, हम आप लोगों के उस क्वेश्चन का वीडियो बना करके इसमें अपलोड कर देंगे। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है।